नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नजरों से गिरना। सुनते हो जी, ये कर्जे वाले बार बार दरवाजे पर आ रहे हैं। मोहल्ले भर में बदनामी हो रही है। 4 महीने में बेटे की शादी भी है। ये बातें कहीं ससुराल वालों तक न पहुंच जाएं। हाँ, मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ कि शादी से पहले ही कर्जा खत्म हो जाए। मुझे भी पीछा छुड़ाना है, मैं तंग आ गया हूँ। इधर शादी का खर्चा भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ जी, बस जो करना है जल्दी कीजिए। ये आलोक जी और उनकी पत्नी सुधा जी में बातें हो रही थीं। बिजनेस में मिले धोखे के कारण आलोक जी पर काफी कर्ज हो गया था, जिससे लोग उनके दरवाजे पर पैसा मांगने वापस आते रहते थे। बेटे की शादी 6 माह पहले ही तय हुई थी और अब शादी करीब थी। कर्ज में डूबे आलोक जी को शादी की तैयारियां भी करनी थी, लेकिन पैसे की तंगी के कारण दिमाग परेशान था। आलोक जी को याद आया कि गांव में हिस्से की कुछ जमीन है, जिसे बेचकर कुछ पैसा तो मिलेगा ही। वहां जमीन के भाव सस्ते जरूर हैं, लेकिन उससे कुछ लोगों के कर्ज उतारे जा सकते हैं और इससे कर्ज का कुछ तो बोझ कम होगा और दिमाग का भी। आलोक जी ने जमीन बेचने की ठान ली थी और गांव जाकर जमीन बेच भी आए थे। कुछ लोगों के पैसे देकर उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अब भी कुछ लोगों का पैसा देना बाकी था। इनका कर्जा बड़ा था और जिसके लिए अब बेचने को बाकी कुछ ना था। मकान बेच नहीं सकते थे क्योंकि बेटे की शादी भी होनी थी। बेटे की नई नौकरी थी और उससे भी कुछ कहा नहीं जा सकता था। जमीन, मकान और आलोक जी का बिजनेस देखकर लड़की वाले शादी के लिए तैयार हुए थे, लेकिन इन सब में से अब केवल मकान बचा था। बिजनेस का घाटा अभी बेटे और पत्नी के अलावा कोई नहीं जानता था और उससे भी उन्होंने चिंता न करने को कह दिया था, क्योंकि शादी में होने वाले खर्च में बेटे भी भागीदार था और उस पर वो सारा बोझ नहीं डालना चाहते थे। इकलौता बेटा था और शादी भी धूमधाम से करनी थी। 1 महीना और बीत चुका था और शादी के लिए 3 महीने बचे थे, जिसकी सुधा जी को बहुत चिंता होने लगी थी। एक दिन उन्होंने कहा, सुनो जी, इधर इतने कर्जदार आते हैं, कुछ तो करना होगा, नहीं तो कहीं ये शादी देखकर मांगने न आ जाए। क्या होगा? सबके सामने हमारे इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। लड़की वाले क्या सोचेंगे? आलोक जी खुद भी चिंता में घुले जा रहे थे, सो उन्होंने इसका एक तरीका निकाला और अपने एक दोस्त से उसका फार्म हाउस शादी के लिए मांग लिया, जो खाली भी था। तो उन्होंने भी अच्छी दोस्ती के कारण मना नहीं किया। सुधा जी ने बहू को देने के लिए सारे सामान की तैयारी कर ली थी, जिससे लिए सारा पैसा उनका बेटा आरव दे रहा था। अब कुछ अच्छे से सब हो रहा था, बस अब उन्हें चिंता थी तो सिर्फ कर्जदारों का वापस करने की। जब शादी का समय आया तो सारे मेहमान फार्म हाउस पर ही बुलाए गए थे और कर्जदारों की मेहमानों तक पहुंचने की कोई आशंका भी नहीं थी। आलोक जी ने हर बात का ख्याल रखा था कि किसी को कुछ पता न चले। शादी का दिन आ गया था और सुधा जी बहुत खुश थी। आज उनके इकलौते बेटे की शादी जो थी, 12 लड़की वालों के घर पहुंची और खुशियां मनाते हुए सारी रस्मों के साथ शादी अच्छे से संपन्न हो गई। सुधा जी बहू को विदा कर लाई थी, लेकिन आते ही पहले सुहानी फार्म हाउस पर ले जाया गया और उसके 2 दिन बाद सुहानी घर ले जाया गया। सुहानी ने इस सब पर कुछ ध्यान नहीं दिया और वो खुश नजर आ रही थी। घर आकर उन्होंने उससे कुछ रिश्तेदारों के बीच रसोई की रस्म करवाई। सुहानी ने रस्म निभाने के लिए रसोई में जाकर मीठा बनाया, लेकिन तभी सुहानी की माँ का फोन आया तो आरव ने उससे फोन पर बात करने को कहा। सुहानी फोन लेकर अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसे आलोक की आवाज आई। सुधा, धीरे बोलो, कहीं किसी ने सुन लिया तो इज्जत का क्या होगा? पता नहीं कब कौन मांगने आ जाए, तो मेरी बात मान लो। सुधा जी की आवाज आई, मैं आपकी बात कैसे मान लूं? नई नई बहू के मायके के गहने ऐसे कैसे बेच सकते हैं? कहीं इसको पता चल गया तो क्या सोचेगी? ऐसा कीजिए, आप मेरा ये मंगलसूत्र और सोने का हार बेच दीजिए, ये भारी है और अच्छा पैसा मिलेगा। आलोक जी ने कहा, नहीं सुधा, ये तो तुम्हारी शादी के गहने हैं और इतने से कुछ भी होगा भी नहीं। ऐसा करते हैं कि अभी तुम मुंह दिखाई में उसे दे दो, लेकिन ये कहकर वापस ले लेना कि तुम्हारे पास सुरक्षित रखे रहेंगे। ये सारे गहने गिरवी रखकर इतना तो हो ही जाएगा कि लेनदार घर पर नहीं आएंगे। फिर मैं सुहानी के सारे गहने छुड़ा लूंगा, वो सब तुम उसके हवाले कर देना। इससे हमारा काम भी हो जाएगा और इज्जत पर आंच भी ना आएगी। सुहानी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बाहर खड़ी सुहानी सुनकर हैरान थी और ये सब सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। सुधा जी ने कहा कि अगर नहीं छुड़ा पाए तो क्या होगा? सुहानी को क्या जवाब देंगे हम? कहाँ से ला कर देंगे?
आपका बिजनेस का घाटा जाने का क्या क्या लेकर डूबेगा। इतने में बाहर से संगीत की आवाजें जोर से आने लगी थी। शायद मोहल्ले की कुछ औरतें घर आई थीं। आरव ढूंढता हुआ जब सुहानी के कमरे की तरफ पहुंचा तो उसने सुहानी को रोते हुए पाया। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो सुहानी ने सुनी हुई सारी बात बताई। तो आरव ने कहा, सुहानी मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम चिंता मत करो, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे गहनों को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। आरव उसको समझा बुझाकर बाहर ले आया। बाहर आकर सुहानी सब औरतों के बीच बैठ गई थी। उसकी सास सुधा जी उदास दिखाई दे रही थीं, लेकिन अपने आंसू छुपाते हुए वो सबके बीच मुस्कुराकर मुंह दिखाई की रस्म संपन्न करवाने लगी थीं। मुंह दिखाई में जो भी उपहार मिल रहे थे वो सभी सुहानी अपने हाथ में पकड़ती जा रही थी, और उसने सुधा जी को हाथ भी न लगाने दिया। संगीत के दौरान आरव को अपने पापा दिखाई न दिए तो उसने माँ से पूछा। सुधा जी ने कहा कि मैं तो कमरे में छोड़कर आई थी, वहीं होंगे। आरव कमरे में पहुंचा तो दरवाजे को अंदर से बंद पाया। आरव दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा न खुलता देख आरव को चिंता होने लगी थी, लेकिन वो जल्दबाजी में किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। इसी कारण वो दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता रहा। अब वो अकेला ही दरवाजे को धक्का दे रहा था, लेकिन दरवाजा टस से मस न हुआ। घबराया हुआ आरव माँ के पास गया और कान में कहकर अंदर ले आया, लेकिन उसके पीछे पीछे एक दो लोग और आ गए। फिर बाकी के लोग भी दरवाजे पर जमा हो गए। कोई आवाज न आते देख किसी ने आरव से दरवाजा तोड़ने को कहा। आरव को भी यही सही लगा, मगर दरवाजा तोड़ने में भी आधा घंटा लग गया। दरवाजा जैसे ही खुला तो सामने देखकर सबकी चीख निकल गई। आगे आगे भागी सुधा जी ने बेड पर आलोक जी को हिलाने लगी। आलोक जी के मुंह से फैन निकला हुआ था, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी और उन्हें देखकर यह एहसास हो रहा था कि अब देर हो गई है। जल्दी से डॉक्टर को फोन किया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुधा जी दहाड़े मारकर रो रही थीं और शादी के घर का माहौल एकदम से गमहीन हो गया था। आरव अपने पापा से लिपटा बेतहाशा रोज आ रहा था और सुहानी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। दबी जुबान में मोहल्ले की औरतें बातें बनाने लगी थीं। कैसी बदसगुनी बहू आई है, मनहूस है, जो ससुर को आते ही खा गई। ये बातें सुधा जी के कानों में पड़ी, लेकिन ऐसे माहौल में किसी को क्या कहती। उनका तो अपना सुहाग चल बसा था, जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अचानक से ऐसा हो जाएगा, आरव समझ नहीं आ रहा था कि सुबह तक उसके पापा ठीक ठाक थे, लेकिन अचानक ही दोपहर में क्या हुआ कि पापा अपनी ही जान ले बैठे। पूरा परिवार शोक में डूबा था और आने वाले लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। नई बहू सुहानी खामोश बैठी थी। सुधा जी आखिर तक उसके पैर पकड़कर रोती रहीं। सुबह से सजी धजी सुधा जी का सब श्रृंगार उतरवा दिया गया था और बिलख बिलख कर रोती सुधा जी बस आलोक जी को पुकारती रही। जैसे तैसे आंसू भरी आंखों से आलोक जी को अंतिम विदाई दी गई। आरव ने अपनी माँ को सफेद साड़ी में देखा भी ना गया था। रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थीं। इस हाल में वो बस अपनी माँ को संभालने की कोशिश करता रहा। सुहानी इस नई नई शादी में आरव से बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर में हर वक्त आने वालों का जमावड़ा रहता और कोई ना कोई आरव के पास साथ रहता था। एक दिन सुहानी ने मौका देखकर आरव से कहा, आरव मुझे मेरे घर भेज दो। आरव ने चौंक कर कहा, लेकिन क्यों, ऐसे माहौल में घर क्यों जाना है? सुहानी ने तुनक कर कहा, सारा दिन तो मेहमानों में बिजी रहते हो और बाकी का समय अपनी माँ के पास रहते हो, मेरा तो तुम्हें ख्याल ही नहीं। इससे तो अच्छा है कि अपने घर चली जाऊं। आरव का चेहरा तमतमा गया। ऐसे में तुम्हें मेरा समय चाहिए। सुहानी कुछ तो शर्म करो, मेरे पापा गुजरे हैं, मेरा मन भी ठीक नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए और उल्टे तुम ही जाने की बात कर रही हो। क्या मेरा साथ देना तुम्हें जरूरी नहीं लगता? आरव गुस्सा था, लेकिन सुहानी उल्टे उसे ही जिम्मेवार ठहरा रही थी। गुस्से में सुहानी ने जाकर अपना सामान पैक कर लिया और अपने भाई के साथ घर चली गई। धीरे धीरे समय बीता और 1 महीना होने को आ गया। अब भी दुख तो उतना ही था, मगर आंसू आंखों में दब चुके थे। सुधा जी ने खुद को संभाल लिया था। एक दिन सुधा जी ने आरव से बहू को वापस लाने को कहा और सुहानी वापस आ गई। आते ही सुहानी ने आरव से हनीमून पर जाने की बात पूछी। आरव, हम पापा के कारण कहीं गए नहीं, बस तो अब तो चलेंगे ना? आरव हैरान था। उसने तुरंत कहा, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या सुहानी? पापा को गए 1 महीना हुआ है और तुम हनीमून पर जाने की बात कर रही हो। वैसे ही तुम्हारे मायके जाने के कारण इतनी बातें बन रही हैं, ऊपर से तुम नया ड्रामा शुरू कर रही हो। सुहानी भड़क उठी थी। अंधी मैं नहीं, तुम हो गए हो जो अपनी नई नई शादी को दांव पर लगा रहे हो। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन तिलमिलाया आरव उठकर कमरे से बाहर चला गया। बाहर जाते ही सुधा जी ने गुस्से में देख कर पूछा, क्या हुआ आरव?
आरव से रहा न गया, उसने सुहानी की बात उन्हें बता दी और कहा, मम्मी सुहानी को तो अक्ल ही नहीं है, कैसे समय में क्या बात करनी चाहिए, ये कोई समय है घूमने जाने का। अब इसको कैसे समझाऊं मैं, इसलिए बाहर आ गया। इसके क्या पता कि कर्जदारों की लाइन कब लग जाए। इतना खर्च करके एक कर्जा भी खत्म हो सकता है। सुधा जी ने तुरंत कहा, बात तो सही है बेटा, पहले ही मोहल्ला मजाक बना रहा है, लेकिन तुम चले जाओ, मैं सबसे कुछ बहाना बना दूंगी। आरव ने साफ इनकार कर दिया, मम्मी मैं ऐसे माहौल में आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। आरव उठकर जा चुका था और सुधा जी अपने पति की तस्वीर को देख रही थी। सुधा जी को डर भी था कि कहीं कोई कर्जदार सुहानी के सामने ना अटपके। देख कर जाने सुहानी क्या कहेगी। सुहानी अंदर बैठी बैठी कुढ़ रही थी। उसे तो कैसे भी जाना था। एक दिन उसने सुधा जी के सामने ही कह दिया कि मुझे अलग रहना है। इस बात को सुनकर सुधा जी चौंक गई थी। ऐसे कैसे अलग रहना है, क्या बात हुई है? आरव भी कुछ समझ न पाया और उसने भी पूछा तो सुहानी ने कहा, तुम तो 1 साल तक शोक से बाहर आ ही नहीं पाओगे, तो फिर शादी का क्या फायदा? मेरे भी अरमान थे, कुछ ख्वाब थे, उनका क्या? सुधा जी ने तुरंत कहा, लेकिन ये तो कोई हल नहीं हुआ। सुहानी ने तुरंत कहा, आप तो रहने ही दीजिए, वरना मेरा मुंह खुल जाएगा। ये सुनकर सुधा जी के तो होंठ ही सिल गए। आरव ने कहा, ऐसे कैसे बात कर रही हो, अगर जाना ही है तो अभी जाओ। सुहानी सुनते ही पैर पटक कर कमरे में चली गई और सामान पैक करने लगी। सुधा जी ने पीछे से जाकर देखा तो तुरंत आरव से कहा कि आरव बेटा, अपने टूटते घर को संभाल लो, पापा तो चले ही गए, अब तुम्हारे ना जाने से वो वापस तो कहीं नहीं आएंगे। तुम सुहानी को लेकर 10 दिन के लिए कहीं चले जाओ, उसका दिल बहल जाएगा और लेनदान भी उसके सामने ना आएंगे। आरव अब मजबूर था, सो उसने काफी देर तक सुहानी को चलने के लिए मनाया। अंत में सुहानी मान गई और दोनों अगले दिन शाम को ही निकल गए। सुधा जी ने उसके जाने के बाद अपने सोने का मंगलसूत्र और कई गहने कर्ज खत्म करने के लिए बेच दिए, जो वो आलोक जी के सामने न बेच सकी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, इसलिए कि वो उनके विवाह की निशानी थे। अब सिर्फ थोड़ा सा कर्ज बाकी था और उसका इंतजाम भी वो आरव के आने पर जल्द से जल्द कर लेना चाहती थी। सभी के जाने के बाद सुधा जी की तबीयत पति के गम और अकेलेपन के कारण काफी खराब हो गई थी, मगर उनके पास देखभाल के लिए कोई भी नहीं था। जैसे तैसे दिन बीते और आरव और सुहानी वापस आ गए। आते ही माँ को ऐसी हालत में देखकर घबरा गया। सुहानी ने कोई ध्यान न दिया, बल्कि वो तो अपने ही ख्यालों में खुशी में मगन थी। सुधा जी ने आरव से पहले कर्ज के बारे में बात की तो आरव ने कुछ कर्जा लेकर पुराना कर्जा चुकता किया। इधर सुहानी ने वापस आकर ना तो घर संभाला, ना ही कोई काम, और सुधा जी की बिगड़ती तबीयत से भी उसे कोई लेना देना नहीं था। दिन भर फोन पर बतियाना और शाम को स्कूटी चलाकर अपने मायके चली जाती। आरव के आने से पहले आ जाती और सुधा जी का बनाया खाना खाकर सो जाती। सुधा जी ने कभी कोई शिकायत ही नहीं की। वो तो अगर उसे कुछ समझने के इरादे से भी कहती तो भड़क उठती और कहती, आप तो चुप ही रहिए, ज्यादा बोलोगे तो मेरा मुंह खुल जाएगा। जाने क्यों सुहानी ऐसा कहती रहती और सुधा जी खामोश हो जाती थी। लेकिन सुहानी की बढ़ती हरकतों पर कुछ कहना चाहता तो सुधा जी उसे रोक देती और कहती, तू मेरे कारण अपनी बसी बसाई गृहस्थी क्यों उजाड़ रहा है? आरव ने कई बार सुधा जी से पूछा भी कि सुहानी ऐसा क्यों कहती रहती है, लेकिन वो हमेशा कुछ और बात करने लगती। सुहानी की हरकतें बढ़ती जा रही थीं और वो अपनी सास को विधवा होने के ताने भी देने लगी थी, जिस ओर सुधा जी खून का घूंट पीकर रह जाती थीं। सुहानी ने जॉब कर ली थी, लेकिन 2 महीने बाद ही पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसको आराम करने की सलाह भी दी, क्योंकि सुहानी के कुछ टेस्ट सही नहीं आए थे। इसके चलते सुधा जी ने उससे घर पर रहने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी और ऐसी हालत में भी ऑफिस जाती रही। जब 3 महीने होने को आए तो एक दिन सुधा जी ने फिर से सुहानी से कहा कि बेटा आप घर में रहो, ऐसी हालत में पूरे दिन बाहर रहना सही नहीं है। आरव ने भी माँ का साथ दिया, लेकिन सुहानी किसकी सुनने वाली थी। वो नहीं मानी और रोज ऑफिस जाती रही। 3.5 महीने होने को आए और एक दिन ऑफिस में ही सुहानी की हालत खराब हो गई। आरव आनंद फानन में उसको ऑफिस से उसको हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि इनका मिसकैरेज हो चुका है, बच्चा अब बच नहीं सकता है। आरव माथा पकड़कर वहीं बैठ गया था और बार बार अपनी माँ का चेहरा देख रहा था। ये सुधा जी और डॉक्टर की बात न मानने का ही नतीजा था। सुहानी को बताया गया तो वो भी खूब रोई और रात भर हॉस्पिटल में रहकर अगले दिन घर आ गई। उदास सुहानी से आरव ने बहुत प्यार से बात की, मगर वो तो भड़क उठी, ये सब तुम्हारी माँ के कारण ही हुआ है, वही मनहूस हैं, अपने पति को निगल लिया और अब मेरी शादी और नहीं बनाकर बैठी रही, कुछ नहीं मिला तो तुम्हारी माँ अब मेरा बच्चा खा गई। आरव ने चिल्लाते हुए
सुहानी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सुधा जी आवाज सुनकर अंदर आई तो सुहानी जोर से चीखी, क्या देखने आई है? तेरे कलेजे को तो ठंडक मिल गई होगी ना। तू मेरा बच्चा खाती है और बेटा मुझे थप्पड़ मारता है, यही सब तो चाहती थी ना तुम। इस बार आरव से रहा न गया, उसने सुहानी को दूसरा थप्पड़ रसीद कर दिया। लेकिन इस बार सुधा जी ने भी एक थप्पड़ आरव को जड़ दिया और कहा, आरव तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हालत में इसको मारने की? कुछ तो ख्याल करो, तुम्हारे पापा होते तो क्या तब भी ऐसा ही करते तुम? आरव तो खामोश रहा, लेकिन सुहानी बोली, पापा होते तो पता है क्या होता? आरव, तुम्हारे पापा मेरे सारे गहने बेच देते। ये दोनों मियाँ बीवी मेरे गहने बेचने की योजना बना रहे थे। वो तो इस दिन पहली रसोई के वक्त कमरे में जाते हुए मैंने सुन लिया था। और फिर इसके आगे सुहानी कहते कहते रुक गई थी। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और उसने कहा, फिर क्या, आगे बोलो सुहानी। लेकिन सुहानी खामोश थी और सुधा जी की तरफ देख रही थी। सुधा जी भी लगातार उसको देख रही थी, जैसे कि उनके मन में कुछ है मगर चुप है। आरव ने ये बात समझ ली की थी कि उसने तुरंत माँ से पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन सुधा जी चुपचाप आंखों में आंसू लिए कमरे में चली गईं। उनके जाते ही सुहानी ने आरव को पकड़ लिया, क्योंकि वो अपनी माँ के पीछे जा रहा था। सुहानी ने कहा, आरव हम कहीं और रहेंगे या फिर अपनी माँ को कहीं भेज दो, मुझे इनके साथ नहीं रहना है। इन्हें देखकर मुझे वो बात याद आती है, इन लोगों ने अपनी नई नवेली बहुएं गहने बेचने के बारे में सोचा। मुझे नफरत है इनसे, मैं इन्हें और नहीं देखना चाहती। आरव खामोश रहा, कुछ नहीं बोला, मगर सुहानी की आवाज़ सुधा जी तक पहुंच गई। वो कमरा बंद करके बहुत रोई और बाद में आरव के कहने पर दरवाजा नहीं खोला। सुबह के 7 बजे जब आरव उठा तो पहले माँ के कमरे में गया, लेकिन वहां माँ को ना पाकर घबरा गया। पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं न थी। मंदिर में और पार्क में भी नहीं मिली। सुहानी को कुछ खबर नहीं थी, बल्कि वो तो घोड़े बेचकर सो रही थी। सुबह के 9 बजे इधर उधर ढूंढकर परेशान आरव ने उसे हिलाकर जगाया, लेकिन ये खबर सुनकर उसने कहा, अच्छा है चली गई, अब वापस ना आए तो अच्छा, मेरी जिंदगी में जहर ही तो घोल रही थी। आरव माँ के लिए सुनकर खून का घूंट पीकर रह गया। आरव भी भागकर माँ की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में 24 घंटे लगेंगे, तब तक वापस आ सकती हैं, उससे पहले रिपोर्ट नहीं होगी। जिससे आरव परेशान होकर घर वापस आ गया। उसे इंतजार था कि शायद माँ आ जाएगी, लेकिन सुधा जी शाम तक भी ना आई और रिपोर्ट भी करवा दी गई। सुहानी की खुशी का तो ठिकाना ही ना था। यूं ही दिन बीतते रहे, मगर वो वापस नहीं आई। बार बार पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने जाता, लेकिन माँ की कोई खैर खबर नहीं मिलती। कुछ महीने बाद पता चला कि ये घर गिरवी रखा हुआ है। इसके बारे में तो आरव भी न जानता था और ना ही सुधा जी। वो आदमी आरव के पास आया और कहा, देखो बेटा, तुम्हारा पापा ये घर मेरे पास गिरवी रख गए हैं, बदले में पैसा लिया था और अब वो पैसा तुम दे दो, मैं घर के कागज तुम्हारे हवाले कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। आलोक जी के सम्मान के लिए मैं इतने प्यार से कह रहा हूँ, वरना कोई और होता तो खाली करवा लेता। ब्याज पर ब्याज लगता जा रहा था। अब तुम ही देख लो। आरव की चिंताएं बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाए। उसे अब समझ में आया कि पापा इतने परेशान क्यों थे, लेकिन इस बात के बारे में तो पता जाते ये सोचकर आरव को गुस्सा भी आ रहा था। सुहानी ने जब ये बात सुनी तो उसने झट से कहा, तुम्हारी माँ तो अपना पीछा छुड़ाकर चली गई, अब समझ में आ रहा है कि ऐसे गायब क्यों हो गई। सुहानी ने इसका इल्जाम सुधा जी पर थोप दिया था, जिसके बारे में वो खुद जानती भी नहीं थी। आरव ने तुरंत बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर दिया और 15 दिन में उसे लोन का अप्रूवल मिल गया। अच्छी नौकरी के चलते ऐसा संभव हो गया था। कर्ज तो वापस हो गया था और मकान छुड़ा लिया गया था, मगर अब बैंक का कर्ज उतारना था। सुहानी ने आरव को खूब ताने सुनाए, तुम्हारे बाप ने ये घर और जमीन दिखाकर शादी की थी, इस सब में से तुम्हारी नौकरी ही बची है, बाकी तो तुम्हारे बाप ने ही खा लिया और खुद चला गया। आरव ने सुहानी को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा, आरव कार लेकर बाहर चला गया और सुहानी उसे रोकती रही। खाली सड़क पर कार चलाता आरव आंसू बहा रहा था। पापा को तो खो ही दिया था, माँ भी चली गई थी, 2 महीने से अता पता नहीं था। और दूसरी तरफ ये सुहानी जो इतने कड़वे बोल बोलती थी। आरव तेजी से कार चला रहा था और पीछे से स्पीड से आती दूसरी कार के हॉर्न देने पर भी आरव को सुनाई नहीं दिया, जिससे सड़क पर काम करते मजदूरों को बचाने में टक्कर हो गई। आरव की कार सड़क से उतरकर दूर जा पड़ी थी। इंजन में आग लग चुकी थी और अंदर आरव बेहोश था। उसके सिर में खून भी निकल रहा था। काम करते मजदूरों ने सारा तमाशा देखा था और भागकर जल्दी कार के पास जाकर जैसे तैसे कार का दरवाजा खोलकर आरव की जान बचा ली। उसे जल्दी से पास के ही एक छोटे से हॉस्पिटल में पहुंचाया गया
और आरव डॉक्टर उसका खून रोकने में लग गए। आरव ही मरहम पट्टी होने के बाद उसके बाद करके सुहानी को बुलवा लिया गया। सुहानी उसकी हालत देखते ही जोर जोर से रोने लगी। आरव के शरीर पर कई जगह पट्टी बंधी थी। तभी कमरे में सफाई करने आई नर्स, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, उसने आते ही आरव को देखा। आरव तो उसे पहचान न सका, लेकिन उसने आरव को पहचान लिया और मास्क उतार फेंका। आरव, मेरा बच्चा, क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लग गई? ये सुधा जी थी जो मजबूरी में इस छोटे से हॉस्पिटल में सफाई का काम करने लगी थी। आरव अचानक से माँ को सामने देखकर बिलख उठा। मम्मी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान था। सुधा जी आरव से लिपट गई थी और पास में बैठी सुहानी की भौहें फिर से चढ़ गई थी। दोनों को लिपटे देख सुहानी ने कहा, माँ बेटे का मिलना हो गया हो तो मेरी भी सुन लो। आरव, यही तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर चली गई थी जिससे तुम ऐसे लिपट रहे हो? भूल गए कितना बड़ा कर्जा उतारा है तुमने अपने बाप का? सुधा जी अपनी गैरहाजिरी में हुए किस्से के बारे में कुछ नहीं जानती थी, सो वो पहले तो हैरानी से सुहानी की तरफ देखने लगी, लेकिन फिर जोर से बोली, खबरदार जो आगे एक शब्द भी कहा तो नहीं तो आज मेरा मुंह खुल जाएगा। तुम्हारे कारण इसके पापा ने जान दे दी, कुछ याद है कि नहीं? कई चाहती हो तो तुम्हारी शिकायत भी कर सकती थी, मगर आज तक चुप रहूं। सुधा जी के मुंह से निकले ये शब्द सुनकर आरव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और उसने तुरंत माँ को हिलाकर कहा, मम्मी, इसके कारण कैसे? क्या हुआ था? कुछ हुआ था क्या जो मुझे नहीं पता? आरव पूछता रहा, मगर हर सुधा जी खामोश बैठी रहीं और सुहानी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। सुहानी को लगा कि कुछ बात तो जरूर है। वो जिद करता रहा और फिर सुधा जी की खामोशी देखकर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मम्मी, आप नहीं बताओगी क्या, या मैं ही अपनी जान दे दूं? आरव के ऐसा कहते ही सुधा जी का सब्र टूट गया, जो इतने समय से उन्होंने छुपा रखा हुआ था। बेटे के कंधे और सिर रखकर पहले तो रोती नहीं और फिर बोली, तुम्हारे पापा मुझे वो गहने बेचने की बात कर रहे थे जो हमने सुहानी को शादी में बहू होने के नाते दिए थे। सब मेरे ही पास रखे थे। तुम्हारे पापा को कर्ज वालों का डर था और घर की इज्जत का भी, जो लेनदारों के कारण जाने कब जाने वाली थी। मेहमान से घर भरा हुआ था। इन्होंने कहा कि जल्दी ही ऐसे ही गहने बनवा कर सुहानी को दे देंगे, लेकिन अभी के लिए बेच देते हैं। लेकिन मैंने मना किया था और कहा था कि मैं अपनी शादी का मंगलसूत्र और कंगन बेच देती हूँ, लेकिन वो माने नहीं। सुहानी ने बाहर वहां से निकलते हुए सुन लिया था। उसने अंदर आकर तुम्हारे पापा को बहुत भला बुरा सुनाया और बेहद अपमान भरे शब्द कहे, जिससे वो शर्म से नजर झुकाकर बैठ गए। इसने कहा कि अगर गहने बेचने की बात की तो अपना मुंह खोल देगी, सबको अभी जाकर कर्ज के बारे में बता देगी, हमारी बदनामी करेगी। तुम्हारे पापा इस बेइज्जती से डर गए। उन्होंने रोते हुए हाथ जोड़कर सुहानी को मना तो लिया था, लेकिन मेरे और सुहानी के बाहर जाते ही इस बेइज्जती के बोझ को सहन न कर सके और जान दे बैठे। बहू से अपमान नहीं सह पाए और घर की इज्जत जाने का डर उन्हें साथ ले गया। आरव सुनकर हैरान था कि इतना सब हुआ था और उसकी माँ खामोश कैसे रही। उसने कभी बताया क्यों नहीं कि वो गुस्से में भर चुका था और सुहानी की तरफ देख रहा था, मगर सुहानी के पास कुछ कहने को नहीं था। आरव ने कहा, सुहानी, अगर इस दिन तुम खामोश रहती तो पापा ऐसा नहीं करते। बाद में भी बात की जा सकती थी। तुमने तो सीधे पापा को बदनाम करने की धमकी दे डाली, जबकि तुम्हें आए 2 दिन ही हुए थे। तुम्हें ऐसा करते शर्म नहीं आई? अगर ऐसी परेशानी में तुम्हारे पापा होते तो भी क्या तुम यही करती? इस बात पर सुहानी खामोश थी और उससे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। आज उसकी पोल खुल चुकी थी। आरव ने दोबारा कहा, तुम मेरी नजरों में पूरी तरह गिर चुकी हो। इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से चली जाओ। ये सुनते ही सुहानी की खामोशी टूट गई और वो बोली, प्लीज आरव, मुझे माफ कर दो। वो मुझसे गुस्से में हो गया। आरव ने कहा, गुस्से में हुआ था तो मुझे हमेशा ऐसे क्यों सुनाती रही? अपने गुनाह पर पर्दा डालती रही और भोली बनती रही। काश उस दिन तुमसे बात करने के बाद ही मैंने पापा से बात कर ली होती। तुम क्या सोच रही थी कि तुम छुप जा पाओगी, किसी को पता नहीं चलेगा? भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, समझी? सुहानी की जुबान अब सिल चुकी थी और आरव अपनी माँ को गले से लगाकर रो रहा था। आज उसे अपने पिता के इस तरह जाने का राज मालूम हुआ था, जिसकी जिम्मेदार उसकी ही पत्नी थी। सुहानी अपने भारी कदम लेकर कमरे से बाहर चली गई थी और अब शायद आरव उसे कभी माफ करने वाला भी नहीं था। सच ही है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। सच्चाई सामने जरूर आती है और सही फैसला जरूर होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।